ओके, अपने एटम्स चैप्टर कर रहे थे। टुडे इन स्टडी एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। चलो, एक ये बात बताओ, अभी तक अपने बहुत सारे एटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का एटम होता है, कार्बन का एटम होता है, हाइड्रोजन का एटम होता है, सोडियम का एटम होता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम होते हैं, यस और नो। ऐसे बहुत सारे एंडलेस एलिमेंट्स हैं। राइट नाउ अभी तक 118 से ज्यादा एलिमेंट्स अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, अब ये भी चीज तुमको पता है कि अगर अभी अपने कहीं पे भी खड़े हैं, दुनिया की हर एक चीज इन्हीं एलिमेंट्स की बनी है। मेरे आजू बाजू में एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये भी इन्हीं एलिमेंट्स का बना है, यस और नो। हम खुद इन्हीं एलिमेंट्स के बने हैं। ये जो घर, सीमेंट, बल्ब, हर एक चीज इन्हीं ही एलिमेंट्स की बनी है, यस और नो। दुनिया की हर एक चीज एटम की बनी है, तो यही वो एटम्स होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये जो एटम्स है अगर अपने आजू बाजू में है तो ये किस फॉर्म में है। ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। तो अगर ये अपने आजू बाजू में जितने भी एटम्स हैं, ये है किस फॉर्म में अवेलेबल? याद रखना, ये एटम्स अपने पास दो फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो है फ्री स्टेट और दूसरा है combined state. Now we'll study what is this free state and what is this combined state. अपने आजू बाजू में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इन दो ही फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। We'll just check it. लेकिन फ्री स्टेट और कॉम्बाइंड स्टेट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्टेबिलिटी। क्या समझना पड़ेगा? स्टेबिलिटी। इधर ध्यान दो, तुम लोगों ने देखा है कि अगर जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल अगर उसको अपने थोड़े देर यहाँ एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू पेट्रोल? अगर मेरे पास पेट्रोल है और थोड़ी देर तक मैंने हवा में रखा तो क्या होगा? सर वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होना शुरू हो जाएगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने यहाँ आजू बाजू में सोडियम एलिमेंट रख दिए तो क्या होगा? वो फायर पकड़ लेगा जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यस और नो। ठीक है, प्लस अगर मान लो अपने पास आयरन है, क्या है? आयरन है, तो कुछ समय में उसकी क्या हो जाएगी? रस्टिंग हो जाएगी, यस और नो, ऑटोमेटिकली। तो ये सारी की सारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शंस ये करती क्या है? इन सब चीजों को स्टेबल कर देती। अब ये स्टेबिलिटी है क्या? एक बात है रखना, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है मेरे पास किसी भी फॉर्मेट में, वो क्या ट्राई करता है? या तो वो ट्राई करेगा कि वो रिएक्ट करे, या फिर होगा कि वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। एक बात है रखना, कोई भी चीज अगर रिएक्ट कर रही है, वो क्यों करती है रिएक्ट? स्टेबल होने के लिए। और अगर कोई भी चीज रिएक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। तुमको ये चीज समझ में आ रही मैं कहना क्या चाहता हूं? अगर कोई भी चीज रिएक्ट कर रही है, वो क्यों करती है रिएक्ट? वो क्या होना चाहती है? स्टेबल। और अगर कोई भी चीज रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ऑलरेडी क्या है? स्टेबल। सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। हीलियम गैस का नाम सुना है? हीलियम गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी कौन सी गैसेज है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी कौन सी गैसेज है? नोबल गैसेज है। ये कौन सी गैसेज है? नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज कौन सी होती है? जो रिएक्ट नहीं करती। ये क्यों नहीं रिएक्ट करती? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। और बाकी अपने आसपास जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई,
ये सब के सब क्या करती है, रिएक्ट क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो याद रखना जो चीज स्टेबल है, जो गैसेज ये वाली देख रहे हो, ये वाली चीज है, ये स्टेबल है इसलिए मेरे को प्योर फॉर्म में मिलती है। प्योर और इम्प्योर क्या, मैं पहले ये सब बताऊंगा। ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। जो चीज रिएक्ट करती है, क्यों रिएक्ट करती है, क्या होने के लिए, स्टेबल। और अगर कोई चीज रिएक्ट नहीं कर रही इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। जस्ट फॉर एग्जांपल अपनी नोबल गैसेज रिएक्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरे को एटम कितने फॉर्म में मिलते हैं, दो फॉर्म में, या तो मेरे को कॉम्बाइंड फॉर्म में मिलेंगे या वो मेरे को फ्री स्टेट में मिलेंगे। इधर ध्यान दो, एटम्स अपने आसपास दो चीज में मिलते हैं, एक तो होता है फ्री स्टेट या फिर प्योर फॉर्म, और दूसरा होता है कॉम्बाइंड स्टेट। इधर ध्यान दो, अपने आसपास हीलियम गैस का एक सिंगल एटम घूमता हुआ मिल जाएगा, अपने आसपास आर्गन का एक सिंगल एटम घूमता हुआ मिल जाएगा। अगर मैं तोड़ता जाऊं तो मैं आयरन का एक सिंगल एटम रख सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन कुछ एक एटम्स ऐसे हैं जो कि सिंगल अकेले नहीं घूमते, अपने आसपास ऑक्सीजन है लेकिन कौन सी, दो एटम्स एक साथ मिलकर घूम रहे हैं। अपने आसपास हाइड्रोजन है लेकिन सिंगल नहीं है, वो अपने आसपास कॉम्बाइन होकर घूम रहा है। ये डिफरेंस उनको पता चल रहा है, यस और नो। अपने आसपास यस सर। ये वाली चीजें वन एटम या फिर सिंगल एटम के फॉर्म में, लेकिन ज्यादातर चीजें अपने आसपास सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं है। वो कैसी है, मोर देन वन एटम के फॉर्म में, मोर देन वन एटम। इसका मतलब क्या है, अपने आसपास जितनी भी चीजें है ना, उसमें से कुछ एक ही एटम्स ऐसे हैं जो कि अकेले सिंगल एटम के फॉर्म में अपने आसपास है। एग्जांपल है हीलियम, आर्गन एंड आयरन, ये सारे एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगी ये वाली चीजें। और ये वाली जो चीजें हैं ये अपने आसपास सिंगल ऑक्सीजन का एटम है ही नहीं। कौन सा ऑक्सीजन का एटम है, दो ऑक्सीजन का। अगर ओजोन में जाओगे तो 3 ऑक्सीजन होंगे, लेकिन सिंगल ऑक्सीजन एटम अपने आजू बाजू में नहीं है। ऐसे अपने आजू बाजू में सिंगल हाइड्रोजन का भी एटम नहीं है। तो ये जो एटम्स है अपने पास दो फॉर्म में है, या तो फ्री स्टेट में है या फिर कॉम्बाइंड स्टेट में। अब रीजन क्या है कि कॉम्बाइंड स्टेट में रहता है, इसका रीजन ये है, रिएक्टिविटी। होता क्या है, ये अगर सिंगल ऑक्सीजन होता भी ना तो भी क्या है, इसकी एक आदत है कि किसी न किसी चीज के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और सिंगल अकेला मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। अब देखो अपने आसपास ये जो भी चीजें हैं फ्री स्टेट में, जैसे कि नोबल गैसेज हो गई, और कॉम्बाइंड स्टेट में कैसे अवेलेबल रहता है वो देखते हैं। इधर ध्यान दो, अगर एटम कॉम्बाइंड स्टेट में है तो हमको किस फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। व्हाट इज मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। अपने आसपास ज्यादातर एटम्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम कॉम्बाइंड। इधर ध्यान दो, मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के हैं, एक तो होगा मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम, एग्जांपल इज ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलके एक सिंगल O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एग्जांपल इज हाइड्रोजन, दो सिंगल हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं। एग्जांपल इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस तुमने देखा है जो अपने माचिस में आग लगाते हैं ना,
तो जो माचिस के ऊपर नहीं काला काला सा ब्राउन ब्राउन कलर का होता है जिसको आग पकड़ता है, जो वो फॉस्फोरस है। वो 4 फॉस्फोरस कंबाइन होकर बनाते हैं सल्फर। 8 सल्फर एटम्स मिले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अपने आसपास ज्यादातर एटम 2 फॉर्म में, या तो वो प्योर फॉर्म में है। अब वो प्योर फॉर्म में कौन से वाले हैं? जो कि नॉन रिएक्टिव है, और ज़्यादातर एटम्स रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब कोई भी चीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बनी हो। मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइप के हैं, या तो सेम एटम्स ने मिलके मॉलिक्यूल बनाया, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सेम टाइप के एटम्स ने ही मिलके एक ऑक्सीजन बना लिया। और दूसरा होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के एटम मिलके, जिसको हम दूसरा वर्ड कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। एग्जांपल इज वाटर, एक सिंगल ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से रिएक्ट हो गया, ठीक है। एग्जांपल इज ग्लूकोज C6H12O6। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल के 2 टाइप है, या तो सेम टाइप के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एग्जांपल इज O2 H2 P4 S8, या फिर डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। एग्जांपल इज वाटर C6H12, अमोनिया, और भी बहुत सारी चीजें। गॉट इट? इज दिस डिफरेंस क्लियर? यस और नो? अरे ये डिफरेंस पता चला कि नहीं? अब केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, हमने हर एक चीज का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं अलग अलग। जैसे कि अगर सिंगल एटम है और सिंगल एटम में क्या है? हाइड्रोजन, तो मैंने उसके केमिकल फॉर्मूले की जगह लिख दिया H। अगर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड है, जैसे कि ग्लूकोज है, तो मैंने लिख दिया C6H12O6। अमोनिया है तो NH3 या फिर NH4, उसके फॉर्मेट पे डिपेंड करता है किस फॉर्म में है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4। ये सारी के सारी चीजें क्या है? समझ में आ रहा है? ये सारी की सारी चीजें क्या है? केमिकल फॉर्मूला। अब एक बात याद रखना कि केमिकल फॉर्मूला का फायदा क्या होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं ग्लूकोज का और उसमें लिखा कि C6H12O6 उसका केमिकल फॉर्मूला है, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। क्यों? मेरे को ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स है, 12 हाइड्रोजन एटम्स है और 6 ऑक्सीजन एटम्स है। प्लस केमिकल फॉर्मूले को अगर मैं यूज करके केमिकल इक्वेशन लिखूं तो भी मेरा फायदा रहता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो वाटर आया, ठीक है। अब वाटर आया तो मेरे को क्या है कि ये जो केमिकल फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, देखो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। तो मेरे को पता चल गया कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो क्या है कि मेरे को बिना कुछ पता चले ही पता चल जाएगा, हाँ यार वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके बनता है और इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। केमिकल फॉर्मूलों के बहुत फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल,
अगर मेरे को किसी भी चीज़ का केमिकल फॉर्मूला पता है तो मेरे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं पहले से बता सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोयला है। अब कोयला है तो मेरे को कोयले को हीट करना है, इतनी सी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब मेरे को क्या है कि चीज़ों के केमिकल फॉर्मूले पता है। अब कोयले को हीट कर रहा हूँ, इफ आई एम हीटिंग कोल और बर्निंग कोल, व्हाट विल हैपन, मेरे को दिखाई दे रहा है कि गैस जा रही है। मैं खुद पता लगा सकता हूँ गैस कौन सी, कोयला, कोल के अंदर कार्बन होता है, कार्बन का केमिकल फॉर्मूला है C। आग लग रही है, बर्निंग और हीटिंग, तो ये चीज क्या करेगा, रिएक्शन करेगा एयर के साथ। एयर के अंदर है ऑक्सीजन, तो मेरे को जब मैं केमिकल फॉर्मूला मिक्स करूंगा तो मेरे को गैस मिलेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और मेरे को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी भाई हाँ ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अगर मेरे को कोयले का केमिकल फॉर्मूला ही नहीं पता होता कि यहाँ क्या है, तो मैं यहाँ भी नहीं बता पाता था कि यहाँ रिजल्ट क्या आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? ये केमिकल फॉर्मूले के फायदे हैं। अब देखो, केमिकल फॉर्मूला अगर मेरे को पता है तो मेरे को काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्या, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सेकंड चीज कितने टाइप्स के एटम यूज हुए हैं, प्लस आगे उनका रिएक्शन के बाद क्या क्या रिजल्ट आने वाला है। गेटिंग इट? अभी तक तुम लोगों ने क्या है, केमिकल इक्वेशंस को सिर्फ रटा है, लेकिन बेसिकली हम ये केमिकल इक्वेशंस क्यों लिखते हैं, इनका यूज़ क्या है, ये इसके अंदर तुमको पता चलेगा। ठीक है, अब देखो केमिकल फॉर्मूले के और भी बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन उससे पहले अपने ये पता लगाएंगे कि केमिकल फॉर्मूला अगर मैं प्रेजेंट करता हूँ तो और क्या क्या उसकी यूज़ है। अपने एटॉमिक मास यूनिट पता लगाया था, यस और नो? एटॉमिक मास यूनिट ये वो यूनिट है जिससे अपने एक सिंगल एटम का वजन पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन है उसका वजन कितना है, 2 एटॉमिक मास यूनिट। जो ऑक्सीजन है उसका वजन कितना है, 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये वाली यूनिट है जिसमें हम एटम्स का वजन मेजर करते हैं। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला पता है तो आप एक और चीज पता लगा सकते हो, आप मॉलिक्यूलर मास भी पता लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल वाटर, H2O, मेरे को ये तो पता चलो भाई ये वाटर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, वाटर का मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखा H2O, तो मेरे को ये पता चल गया कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम प्लस एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम, ये 3 चीज मिलके वाटर बनाते हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो? हम केमिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमको एटम का मास पता है वैसे मॉलिक्यूल का भी मास पता लगा सकते हैं। H2O, ओके मैंने लिख दिया कि हमें H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब मेरे को जो वाटर है उसका मास पता लगाना, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन का, एक सिंगल हाइड्रोजन का कितना वजन है, 2, इस हाइड्रोजन का भी 2 और इसका ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 + 2 इट इज 20 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? यस सर। इधर ध्यान दो। यस अब देखो, रुको, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। मैंने H2O के चक्कर में लिख दिया। ठीक है, तो ये 1 और यहाँ पर तुम्हारा आंसर आया 18 एटॉमिक मास यूनिट। अब होता है क्या है, अगर मेरे को किसी ने फॉर्मूला दिया C6H12O6 ग्लूकोज का, तो मैं ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर मास पता लगा सकता हूँ। कैसे? ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन एटम्स प्लस 12 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 6 ऑक्सीजन एटम्स, जो आंसर आएगा उतना एटॉमिक मास यूनिट मेरा उसका वजन होगा।
समझ में आया, यस और नो? होता क्या है, हमको एटॉमिक मास यूनिट पता लगाना ज़रूरी क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट, हमको एटॉमिक मास यूनिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट से मैं किसी भी फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास पता लगा सकता हूँ। और मॉलिक्यूलर मास जो है, जब आप केमिकल रिएक्शंस करवाते हो तब आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी चीज़ के साथ कितनी चीज़ रिएक्ट करवानी है, या फिर कितने मास के साथ कितने मास की दूसरी चीज़ रिएक्ट करा के मेरे को कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस